दोस्तों आज हम जानेंगे भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां क्या थीं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर अधिकार किसानों का ही था तथा वे फसल का एक भाग सरकार को दे दिया करते थे। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को ही कायम रखा था, लेकिन कंपनी ने भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया था। धीरे धीरे कंपनी के खर्चे भी बढ़ने लगे, जिसकी भरपाई के लिए कंपनी ने भू राजस्व की दरों को भी बढ़ाया। ऐसा करना स्वाभाविक भी था क्योंकि भू राजस्व के माध्यम से ही कंपनी को अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आर्थिक व्यय की पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कृषि के परंपरागत ढांचे को भी ये समाप्त करने का प्रयास था। क्लाइव तथा उसके उत्तराधिकारी के समय तक भू राजस्व पद्धति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। इस समय तक भू राजस्व की वसूली बिचौलिए यानी कि जमींदार व लगान के ठेकेदार के माध्यम से ही की जाती थी, किंतु इसके पश्चात कंपनी द्वारा नए प्रकार के कृषि संबंधों की शुरुआत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने करों के निर्धारण की वसूली के लिए नए प्रकार के भू राजस्व बंदोबस्त कायम किए। इनमें भू राजस्व की 3 प्रकार की पद्धतियां लागू की गई, जिसमें जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलबाड़ी पद्धति अपनाई गई। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा को भी प्रारंभ कर दिया था, किंतु यह व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी। ब्रिटिश शासनकाल की यह 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं ही प्रभाव में रही। इजारेदारी प्रथा मुख्यतः बंगाल में लागू की गई थी, जिसमें जमींदारी और स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस, कर्नाटक के उत्तरी भागों में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी पद्धति मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। महलवाड़ी पद्धति मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब में लागू की गई थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने नई भू राजस्व पद्धति को लागू किया, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना गया। इस पद्धति को अपनाने के उनके उद्देश्य से अधिक भू राजस्व की वसूली करना था। इसकी मुख्य विशेषताएं भी थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पे दी जाती थी, किंतु इस व्यवस्था से कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था से उनकी वसूली की अस्थिरता शुरू हो गई थी। पंचवर्षीय ठेके के दोष के कारण 1777 में इसे परिवर्तित कर दिया गया। ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। अब भू राजस्व की वसूली का ठेका प्रतिवर्ष किया जाने लगा, किंतु प्रतिवर्ष ठेके की यह व्यवस्था भी असफल रही, क्योंकि इससे भू राजस्व की दर और वसूली की राशि की मात्रा प्रति वर्ष परिवर्तित होने लगी। इससे कंपनी को अनिश्चितता होती थी और इसके अगले वर्ष कितना लगान वसूल होगा, इस व्यवस्था का भी एक दोष यहाँ पर उत्पन्न हो गया था। प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। इसमें इजारेदारी ठेकेदार और जमींदारों की भूमि पर अस्थायी स्वामित्व हो गया था, इसलिए वे भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं लेते थे। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक सिर्फ लगान वसूल करना होता था, इसलिए वे किसानों का उत्पीड़न भी करने लगे थे। इस व्यवस्था से ठेकेदार और जमींदार जो भी रकम वसूल करते वे कंपनी को पूरी रकम नहीं देते थे। इस व्यवस्था के कारण किसानों पर अधिक बोझ भी पड़ने लगा था। वे धीरे धीरे कंगाल होने लगे थे। यह व्यवस्था काफ़ी ही दोषपूर्ण रही, फिर भी इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी आपके साथ में जल्द ही शेयर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और अपने दोस्त के साथ साथ अपने परिवार वालों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।